ये ऑन द राइट कॉर्नर अप साइड, ये मेरे गुरुजी का फोटो है। जी जी सर। तो इनकी मेमोरी में मैंने जो है ये 15 मई 2019 में गए, तो इनकी मेमोरी में मैंने जो है एक ट्रस्ट फॉर्म करा, और हाँ विच जी। इज प्राइमरली सेंटर फॉर रिसर्च ऑन हेल्थ एंड लॉ साइंसेज। राइट 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 सर। ठीक है। अब इस जी प्रोसेस को, मतलब कि जो कुछ भी मैंने पिछले इतने टाइम में उनसे सीखा, मैं वही चीज आगे स्प्रेड करने के लिए काम कर रहा हूँ। जी सर। तो सबसे पहले तो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीलिंग। तो हम ये ब्रॉडर क्वेश्चंस पे अपना डिस्कशन लेके जाएंगे। व्हाट इज हीलिंग, कितनी डिफरेंट जी मोडालिटीज है, एक जी मोडालिटी को दूसरी मोडालिटी से कैसे कनेक्ट करते हैं, संस्कृत में हीलिंग को क्या कहते हैं, जी। और ये हीलिंग का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। बिकॉज प्राइमरली हम्म। लोग यही मानते हैं कि रेकी और प्राणिक दो ही तरीके की हीलिंग होती हैं, और वर्ल्ड वाइड हाँ हाँ। इसी के बारे में लोग बात करते हैं। तो क्या हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम में कोई हीलिंग का प्रोसेस है जो एग्जिस्ट करता है, एंड हाउ जी मेनी टाइप्स ऑफ हीलिंग आर देयर। तो ये है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टर्म कॉल्ड दैव विपाशर्य चिकित्सा इन आयुर्वेदा। जी। दैव विपाश्य चिकित्सा, यस। ठीक है जी। जी। और संस्कृत में हीलिंग कहते हैं इष्कृति को। अच्छा। इस कृति, अच्छा। इश हाँ है। इष्कृति का मतलब होता है आपका हीलिंग थॉट। बाय थॉट। हीलिंग। यस। ठीक है। अब आप मुझे जी। बताओ, आप अभी तक हीलिंग के बारे में क्या क्या जानते हैं। जी सर, मेरा मेरा तो फंडामेंटली यही हीलिंग था कि अगर इफ यू आर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, कुछ है, मेंटल हो, फिजिकल हो, या तो इमोशनल हो, तो आप डिसोरिएंटेड हो। सर, मेरा जो लैंग्वेज था, हम्म। बीमारी नहीं था, डिसोरिएंटेड हो, मतलब फिजिकली नॉट फिट इज डिसोरिएंटेड, मैं जिसको बोल रहा हूँ। तो आप उसको जाके हील करते हो, दवाई खाते हो, या तो दवाई खाइए, नेचुरल चीजें। और जैसे मैं ज्यादातर ये जड़ी बूटी आयुर्वेदिक चीज पे ज्यादा भरोसा करता था। हम्म। लेट इट टेक लॉन्गर टाइम बट इट क्योर्स फ्रॉम द रूट। क्योंकि मैं होम्योपैथी में बहुत ज्यादा ही बिलीव करता था कि राइट। आई बीन ट्रीटेड। जो सरफेस में जो बीमारी नहीं दिखता है वो भी ट्रीट करता था। दैट इज व्हाट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। जी अब आपने होम्योपैथी का बात करा है, तो थोड़ा सा पहले होम्योपैथी को डिस्कस कर लेते हैं। जी जी हमारे यहाँ क्या होता है, जो एलोपैथिक प्रोसेस जो है उसमें पैथोजेंस को हाँ। ट्रीट किया जाता है। जी जी पैथोजन इज ए स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ अ लिविंग बॉडी, जो जी। किसी भी व्यक्ति को बीमार करने के लिए सफिशिएंट है। हम्म। अब ये पैथोजन जो है, इसका साइज होता है 10⁻⁻27। राइट। और होम्योपैथी जो है वो 10⁻⁻50 तक एड्रेस करती है। अच्छा। होम्योपैथी में एक जो दवाई की ना पोटेंसी बनाई जाती है, तो जैसे सबसे पहले मदर टिंचर होता है। मदर टिंचर में क्या होता है, दवाई हाँ का हाँ। अर्क होता है जिसको अल्कोहल में ब्लेंड कर देते हैं, सो दैट कि जी वो जी जी प्रिजर्व्ड रहे। अब जी। आपने लेट सपोज एक क्वांटिटी डिफाइन करी, उसमें से एक ड्रॉप उठाकर आपने एक प्योर अल्कोहल की जो शीशी है उसमें एक ड्रॉप डाल दिया, हम्म। तो उसको कहते हैं 1x। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वो जिस बॉटल में एक ड्रॉप थी, और लेट से उसकी क्वांटिटी 100 ml थी, हम्म। अब उसमें से फिर से एक ड्रॉप उठाई और उसको एक शीशी में डाल दिया जिसमें सिर्फ अल्कोहल था, वो हो गया 2x। ऐसे अच्छा। करके आप करते चले गए, और आपने फाइनली एक एक ड्रॉप उठाते चले गए, उसको 1000 टाइम्स आपने डाइल्यूट करा अल्कोहल के अंदर, जी। वो हो गया 1000 पोटेंसी।
1000 अच्छा के अच्छा अच्छा। बाद में 10,000, 50,000, ऐसे करके ये पोटेंसी बनती है। तो जी। उसको, जो लास्ट क्वांटिटी है उसको कहते हैं सीएम। अच्छा, ये पता नहीं था। हाँ, तो ये जो है 1M, 2M, 1M, 10M, CM, ऐसे करके जो है ये इसकी पोटेंसी है। तो एक तरीके से पीपीएम पे ये कनेक्टेड है, पार्ट्स पर मिलियन करके। हाँ हाँ। तो जी जब मैंने सर। ये पूरे प्रोसेस को स्टडी करा तो मुझे पता चला कि होम्योपैथी का जो प्रोसेस है वो बीमारी की जड़ में जो पैथोजन है, वो पैथोजन तो 10 की पावर -27 पे खत्म हो गया, वो 10 की पावर हाँ -50 तक जाती है। हाँ। तो उस डोमेन पे जाने के बाद बचता क्या है? उस डोमेन पे जाने पर जहां पर कि पैथोजन खत्म हो चुका, उसके बाद क्या बचता है? तो फाइनली आता है उसमें सिर्फ थॉट बचता है या एनर्जी बचती है। हाँ तो हाँ। होम्योपैथी is a methodology which applies on energy, which applies जी on thought, which applies on something which is unknown in the present system of the medicine context. जी। ठीक है, तो आपका क्योंकि बिलीफ है तो इसलिए मैंने ये वाला पार्ट बोला। अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? कोई भी बीमारी जो है वो या तो एलोपैथी से ट्रीट होगी, या होम्योपैथी से ट्रीट होगी, या आयुर्वेदा से होगी, या यूनानी से होगी, या किसी और तरीके के मेडिसिनल सिस्टम से होगी। जैसे चाइनीज मेडिसिन सिस्टम है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, इस तरीके से। ये हम्म। डिफरेंट मोडालिटीज हो गई। तो जो हमारा थर्ड जी। क्वेश्चन है वो मोडालिटी है। सेकंड और थर्ड राइट। क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट हीलिंग मोडालिटी है। हाँ। अब राइट। आयुर्वेद की जो परिभाषा है वो क्या है? आयुर्वेद कहता है आयु संबंधी ज्ञान। जी। आयु संबंधी ज्ञान। राइट। अब आयु क्या है? आयु इज एज। हाँ, एज होती क्या है? उम्र जो होता है, टाइम टाइम। नहीं, टाइम तो ठीक है, बट किस चीज का टाइम? मतलब जो मतलब आदमी का समय कैसा है उसके हिसाब से उसका उम्र, जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना सर, उसको आयु बोलते हैं ना हम लोग। वो अलग अलग टर्म हो गए, उम्र और आयु, पर होती क्या हाँ। है वो? दैट एनर्जी एग्जिस्ट फॉर दैट पॉइंट, दैट दैट लॉन्ग ऑफ टाइम उसको। आपको समझाने में दिक्कत हो रही है ना? हाँ हाँ, तो इसको हम आयुर्वेद की भाषा में कैसे कहते हैं? 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, 5 इंद्रियों से बना हुआ शरीर, हाँ। आत्मा, मन, इन सबको जितने काल तक एक ही जगह बांध के रखा जाता है हाँ हाँ। उसको आयु कहते हैं। अच्छा। हाँ हाँ। तो शरीर में से जैसे ही आत्मा बाहर निकल गई तो आयु समाप्त हो गई। जी जी तो जी। आत्मा को शरीर के अंदर जब तक धारण करा जाता है, हाँ। और जितने काल में धारण करा जाता है, उसको आयु कहते हैं। राइट। हाँ। ठीक है। जी और जी जी सर। जितने काल तक आत्मा शरीर के भीतर रहती है, तो शरीर निर्माण हाँ। की संपूर्ण प्रक्रिया, चलती रहती है। और जब तक वो आत्मा शरीर नहीं छोड़ती तब तक, हम्म। जिस काल तक आत्मा इस शरीर के अंदर निवास करती है, उस काल को आयु कहते हैं। यस। और इस आयु संबंधी चिंतन की, आत्मा जो है शरीर छोड़कर ना जाए, हाँ। इस आत्मा संबंधी चिंतन को आयुर्वेद कहते हैं। राइट। मैं मेरी बात समझा पाया? यस यस सर।
तो 5 एलिमेंट, 5 सेंसेस, टाइम, डायरेक्शन, ओ सॉरी, डायरेक्शन, आत्मा, मन, ये सब का सम टोटल जो है, जितनी देर तक आत्मा उस शरीर में रहती है उतनी देर के संबंध को आयु कहते हैं। और आयु संबंधी ज्ञान, डिस्कशन, नॉलेज, उसको आयु, आयुर्ज्ञान या आयुर्वेद कहते हैं। यस। ठीक है जी। अब जी। तो हीलिंग क्या हो गई? हर वो चीज जो हम्म। शरीर में आत्मा के साथ में रहने या अलग अलग होने पर जो भी प्रक्रिया प्रयोग की जाए, हम्म। वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीलिंग हो गया। जी। अब शरीर को कोई कष्ट है, बीमारी हो गई मान लीजिए, हम्म। तो इसमें दो टर्म्स आती हैं, एक डिजीज कहलाती है, एक डिसऑर्डर कहलाती है। यस। डिजीज और डिसऑर्डर में क्या फर्क होता है? सर डिसऑर्डर बता सकते हैं कि विच इज नॉट इन द राइट फॉर्म और राइट प्लेस और राइट पोजीशन, जिसको डिसऑर्डर बोल सकते हैं। मतलब डिफेक्ट है लेकिन इट्स ए वर्किंग कंडीशन। जैसे डिसऑर्डर में है लेकिन स्टिल इट विल बी वर्किंग। अच्छा, तो जहां कहीं आपको एक्सप्लेन करने में डिफिकल्टी आए तो आप तुरंत कह दिया करिए कि यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जी। जो दवाई से ठीक हो वो डिजीज, जो हाँ। एक्सरसाइज से ठीक हो वो डिसऑर्डर। वंडरफुल। यस। मतलब सिंपल, मतलब ऐसा है ठीक ना, है। कोई हाँ। चीज अगर हम कोई सब्जेक्ट जानने का प्रयास करें तो उसको हाँ। इतने सिंपल तरीके से सामने वाले के ज्ञान में डालें कि उसको सब्जेक्ट पता हो नहीं पता हो, लेकिन वो जी। उसको समझ में आ जाए। तो जी। जब भी हम बहुत लंबे लंबे इलेबोरेशन करते हैं, इसका मतलब वो हमारे को सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा। सिंपल जी। भाषा में उस सब्जेक्ट को रखेंगे तो राइट। ये पूरी प्रक्रिया जो हमारे कोर्स की है वो बहुत हम्म। आसानी से समझ में आ जाएगी। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा है ना? एकदम क्लियर सर, मैं समझ गया अभी इसका। ठीक है। तो अब जी। डिजीज प्लस डिसऑर्डर से हमारा सारा बीमारियों का स्पेक्ट्रम बनता है। राइट। तो आपने जैसे इनिशियली बोला, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ऐसे करके हर तरीके की हेल्थ हम्म। रिलेटेड डिस्कशन को जो सब्जेक्ट एड्रेस करता है उसको हीलिंग कहते हैं। जी। और बहुत सारे प्रकार की हीलिंग है। हर मोडेलिटी जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, हम्म। चाइनीज मेडिसिन, इस प्रकार तमाम अलग अलग मोडेलिटीज हैं। टोटल मोडेलिटीज 5 भाग में बांटी गई हैं बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। यस। तो इस तरीके से ही हमारा प्रोसेस चलता है। अब हम राइट। इस हीलिंग पर जाने से पहले हम ये देखें कि जो व्यक्ति हीलर होता है वो हीलर कैसे बनता है। मान लीजिए राइट। आज मैं बोलूं कि आप हीलर बने हैं या हीलर बनना चाहते हैं, तो वो क्यों बनना चाहते हैं उसको आंसर करेंगे। हमारी जी। लाइफ में एक पेन पॉइंट होता है। अच्छा, बिफोर आई एड्रेस दैट, आप एक अपने उसमें ना शीट पे एक जगह लिख लीजिए कि आपका कल का होमवर्क क्या है। आपको एक बनाना है लिस्ट ऑफ चैलेंजेस इन लाइफ। अच्छा, लिस्ट ऑफ चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ठीक है। ठीक है। फिर आपको हाँ। लिखना है लिस्ट ऑफ गोल्स इन लाइफ। और एक पेपर में, हाँ, ठीक है। हाँ, मतलब वो तो कल करेंगे ना, आप अभी तो आप सिर्फ नोट कर लीजिए अपनी शीट के ऊपर ही। हाँ। ये जो लिस्ट सेकंड स्लाइड लिस्ट ऑफ मैंने गोल्स। खोली है इसी पर ये लिख लीजिए। ओके। ये प्रिंट आउट का यही यूटिलिटी है, सो दैट की हाँ। बात करते करते अगर कोई चीज क्वेश्चन मन में आता है तो हाँ। एटलीस्ट हमारे नोट्स में वो एड्रेस होना चाहिए। जी जी जी। और मैं क्योंकि पिछले 4 साल से ये कोर्स करा रहा हूं तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी किसी व्यक्ति ने आंसर करे। हम्म। तो मैं सिर्फ उसको कनेक्ट करने का पार्ट है। हो सकता है कोई नया क्वेश्चन आ जाए, जैसे लास्ट सेशन में जो हमारे अनिल शर्मा जी हैं उन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा है कि यूनानी का आपने नाम क्यों नहीं लिया। तो ऐसे करके हम्म। नया नया क्वेश्चन आता रहता है। जी। तो हमारा
पहला पार्ट हो गया, आपको लिस्ट ऑफ चैलेंजेस इन लाइफ बनाना है। हम्म। दूसरा पार्ट है लिस्ट ऑफ गोल्स इन लाइफ है। जी। तीसरा पार्ट है लिस्ट ऑफ डिजायर्स। जी। ठीक है, मतलब आपकी इच्छाएं क्या क्या है। हम्म। लेट सपोज आपको मर्सिडीज खरीदनी है, आपको कोई नया घर चाहिए, या आपको जॉब के तौर पे, ऐसे करके, मतलब हाँ। एनीथिंग विच इज नॉट अ नीड बट विच इज ए डिजायर। जी। ठीक है। जी। नीड और वांट का डिफरेंस आपको पता है आ, हाँ सर। क्या है? ये लेकिन ये सब्जेक्टिव है। नीड मतलब बेसिक नीड होता है। वांट होता है एबव नीड, व्हाट यू वांट इज बेसिकली सर्वाइवल के लिए जिसमें आप चल सकते हो, इज योर नीड। हाँ, तो इसको सिंपल भाषा में अगर बोलेंगे हम्म। तो टेंजिबल नॉन टेंजिबल। जी। तो नॉन टेंजिबल जो है वो आपका वांट है। राइट। टेंजिबल जो है उसको हम नीड कहते हैं। जी। मतलब आपका शरीर है, इसको ढकने के लिए आपको कपड़ा चाहिए। हम्म। अब आपने बोला मुझे वैन ह्यूसन का सूट चाहिए। हाँ। तो वैन ह्यूसन क्या है? एक ब्रांड है, मतलब नॉन टेंजिबल यस। है। राइट। शरीर के लिए कपड़ा चाहिए। कपड़ा जो है वो कपड़ा होता है, उसको अगर आप सिल लेते हैं तो वो कमीज कुर्ता ऐसे करके अलग अलग उसमें चला जाता है। तो कपड़ा जो है वो शरीर की नीड है। तो जब तक आप शरीर की आवश्यकताओं के संबंध में बात कर रहे हैं तो वो नीड है। राइट। और बाकी सब जो कुछ भी बचता है वो हम्म। नॉन टेंजिबल है। आपकी गाड़ी हाँ। आपकी आवश्यकता हो सकती है, बट आप बोले कि मर्सिडीज लेनी है तो वो एक डिजायर या वांट हो गई, मतलब नॉन टेंजिबल हो गया। राइट। तो मर्सिडीज एक ब्रांड है, तो ब्रांड जो है वो नॉन टेंजिबल है। राइट। ठीक है जी। टेंजिबल नॉन राइट। टेंजिबल डिफरेंस पता है आपको? हाँ, टेंजिबल जो कि छू सकते हैं, नॉन टेंजिबल जो कि छू नहीं एक्सीलेंट सकते। एक्सीलेंट। नाउ दिस इज, अब बिल्कुल अब हम परफेक्ट उसमें पिच पे आते जा रहे हैं। हम हर छोटी से जी। छोटी चीज पे क्वेश्चन कर ले तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जी। और आंसर, अगर क्वेश्चन अगर एक या दो शब्द का होता है तो आंसर भी दो चार शब्दों में ही खत्म हो जाता है। जी। तो इलेबोरेशन का कहीं हमारे को कोई आवश्यकता नहीं हो। तो अब मैं जी। हीलिंग जर्नी पे जब लेकर जा रहा हूं तो हम सबसे पहले लेकर चलते हैं, कोई हमारी लाइफ का पेन पॉइंट है। हाँ। तो जो पेन पॉइंट है उसको हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। जब हम उस जी। पेन को रिजॉल्व कर लेते हैं, हाँ। ये हमारी सेकंड लेवल होता है। तो कोई भी जी। व्यक्ति जिसकी लाइफ में कोई पेन पॉइंट नहीं है वो कभी हीलर नहीं बन सकता। ओ। अच्छा। लाइफ में पेन पॉइंट होना बहुत जरूरी है। अच्छा। वो क्या कहते हैं, जब दर्द ठीक है। नहीं था सीने में तो खाक मजा था जीने में। हाँ। है ना? सर। तो हाँ। उसी तरह से ये वाला पार्ट है कि पहले जो है कोई ना कोई दर्द होना चाहिए। तो जी। जब दर्द आ जाता है तब वो हम्म। प्रक्रिया जो है हम्म। वो शुरू होती है। जी। ठीक है। जी। हमारा जो दूसरा पार्ट है वो सर। दूसरा पार्ट है पेन का रेजोल्यूशन। नमस्कार वेंकटेश जी। नमस्ते सर जी, सॉरी जस्ट फिनिश दैट मीटिंग एंड यहाँ दौड़े चला आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा कुछ पार्ट वो चल रहा था, एक हमने भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर डिस्कशन करा, बिकॉज लास्ट टाइम आपको याद हो तो अनिल जी ने यूनानी प्रोसेस के हाँ। तौर पे बात करी थी। हाँ जी। आज जो है निखिल जी ने होम्योपैथी पे बात करी। सही है। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि एक जब आदमी तैयारी करके बैठता है ना और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो उसको आंसर करने में बड़ा मजा आता है। जी। जी सर। फैंटास्टिक। तो मैंने बोला कि होम्योपैथी, मतलब उन्होंने बोला कि मेरे को होम्योपैथी पे बहुत ज्यादा विश्वास है। तो मैंने कहा कि पर आप होम्योपैथी के बारे में जानते क्या क्या है? तो यहां से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल कर आया कि व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ अ पैथी।
हमारे पास डिफरेंट पैथीज है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, चाइनीज मेडिसिन है, एलोपैथी है, ऐसे करके हर एक पैथी में एक यूनिक एलिमेंट होता है, इसीलिए डिफरेंट पैथीज ढूंढी जाती हैं कि जब उनकी कोई यूनिकनेस होती है। तो होम्योपैथी की जो यूनिकनेस है वो है दैट इट फंक्शंस अप टू 10⁻⁻50। Oh, so which means it is at a much micro level than a cell. वहीं पे आ रहा हूं। हाँ. पूरा एलोपैथी का जो प्रोसेस जो है दैट इज बेस्ड ऑन अ पैथोजन सिस्टम। पैथोजन इज समथिंग विच इज ऑफ 10⁻⁻27 ऑफ साइज। बियॉन्ड 10⁻⁻27, मतलब अभी तक जो नॉन डोमेन है पैथोजन की वो दैट इज 10⁻⁻27। बियॉन्ड दैट डोमेन इज द डोमेन ऑफ एनर्जी और थॉट। तो होम्योपैथी के अंदर जो पोटेंसी बनाई जाती है दवाई की, आपको आइडिया है उसका? नहीं, उतना उतना नहीं। एक ही मुझे पता चला कि वन ऑफ द होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास मैं गया था ड्यूरिंग कोविड। ही सेड, सी, यू जस्ट ऐड 1 drop of this medicine into 1 liter of water. राइट। उसके बाद लीव इट लाइक दैट, एंड एवरी 5 minutes एक बार उसे धक्का देना। एंड उस धक्का जो है that will have an impact on the liquid inside the water and the potency of 1 drop that is there in that liquid, and that will actually raise that particular potency to that level. That is when I understood that this is operating at a much, much lower degree compared to this. I didn't know about 10 to the power of -50, but I definitely thought it would be much beyond the smaller than the cellular level. हाँ, तो स्मॉलर देन सेलुलर लेवल होता क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। पता नहीं। तो एनीथिंग विच इज नॉट मैटर दैट इज नॉन मैटर। हाँ, यही तो होगा ना उसका आंसर, कि जो बिल्कुल मैटर नहीं है वो नॉन मैटर होगा। नॉन बिल्कुल मैटर जो है वो लाइट है। लाइट बिल्कुल। कह लीजिए, एनर्जी, एनर्जी कह लीजिए, एनर्जी, कुछ भी कह लीजिए। बिल्कुल तो सुपर। जी। तो होम्योपैथी एक्ट्स ऑन एनर्जी लेवल, अप टू एनर्जी लेवल सॉल्यूशन। इसलिए होम्योपैथी जो है लाइक ऑल अदर डोमेन्स, उसकी 3 पार्ट होते हैं डोमेन के। पहला पार्ट होता है सोरा, दूसरा होता है साइकोसिस, तीसरा होता है सिफिलिस। ठीक है, अभी वो सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस बाद में जाते हैं। मैं जो एक स्लाइड खोल रखी है, पहले ये स्लाइड जो है निखिल जी को एक्सप्लेन कर दूं। तो हमारा जो पहला पार्ट था वो था, मतलब कोई ना कोई पेन एरिया होना चाहिए हमारे पास में। जब हम उस पेन एरिया को रिजॉल्व कर लेते हैं तो हम लेवल 2 के हीलर हो जाते हैं। हीलर बनने के लिए सबसे पहले पेन पॉइंट होना बहुत जरूरी है, कुछ भी हो। तो वो उसको कैसे बोलेंगे, जब दर्द नहीं था सीने में तो खाक मजा था जीने में। ठीक। तो तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया, पेन होना। फिर उस पेन का सॉल्यूशन ढूंढना। हमने वो पेन को रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व करते ही हम लेवल 2 के हीलर हो गए। अब हमने जब रिजॉल्व करा, उसके लिए हमें ट्रेडिशनल सिस्टम कैसे देखना पड़ा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये ट्रेडिशनल सिस्टम हो गया। मतलब डिफरेंस बिटवीन एलोपैथी एंड होम्योपैथी इज नाउ वेरी सिंपल टू, है कि वे एलोपैथी जो सिर्फ पैथोजन पे काम करती है, लेकिन होम्योपैथी जो है वो एनर्जी लेवल्स तक पे काम करती है, समथिंग विच एलोपैथिक सिस्टम कैन नॉट एड्रेस। तो एक पैथी का नीड हाईलाइट हो गया कि भाई ये वाली पैथी पे क्यों रिसर्च जरूरी है। थर्ड लेवल पर आते हैं, उसका एग्जिस्टिंग सिस्टम और ट्रेडिशनल सिस्टम के बीच का कंपैरिजन। भाई आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था सिर्फ वही सॉल्यूशन था या उसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन है। तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से तो उसको कंपेयर करेंगे, और जब कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस या स्ट्रेंथ पता चलेगा। भाई नॉर्मली मैनेजमेंट में शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट।
तो जब हम वो जी शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो हमारा जी यहां पर एक जो प्रेजेंट सिस्टम है और ट्रेडिशनल सिस्टम है उसकी कंपैरेटिव हमारा स्ट्रक्चर इमर्ज होना शुरू हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी क्रिएट आवर ओन मेथोडोलॉजी। राइट भाई मैंने कोई चीज को एक्स एज्यूम करा, आपने किसी चीज को वाई एज्यूम करा, तो मैं उसको बोलूंगा कि एक्स और वाई सेम है या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। जब रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करूंगा तो मेरे को एक मेथोडोलॉजी अपनी बनानी पड़ेगी। जब मैं मेथोडोलॉजी बना लूंगा तो मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए उसके फेवर और अगेंस्ट के लिए डिबेट्स करनी पड़ेंगी। कि भाई कोई आदमी जो है आईसीयू में एडमिट था, किसी ने बोला इसको होम्योपैथी की ये वाली दवाई दे दो, किसी ने कहा आयुर्वेद की दवाई दे दो, किसी ने कहा कि ये जो है इसकी हीलिंग करा लो, बीज मंत्रों से कर लो। तो अब जो है वो सारी जगह पे डिबेट शुरू हो गया। आदमी ने कहा भाई देख मुझे नहीं पता, वो डॉक्टर है, उसने पढ़ाई कर रखी है, उसको अपना काम करने दे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब वो डॉक्टर उस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा तो हमारा प्रोसेस इनिशिएट होगा। कि आदमी कहेगा भाई इसने तो इसकी जो सब्जेक्ट डोमेन थी इसमें इसने जो है सरेंडर कर दिया, तो अब हमें जो भी हिट एंड ट्रायल करना है हम उसको कर ले। तो अगेन वो मेथोडोलॉजी की डोमेन पे आ गया कि भाई तुम्हारे प्रोसेस जो है इस पे अप्लाई होता है नहीं होता। फिर हम लोगों को सेटिस्फाई करते हैं, और जब हम उन्हें सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा मॉडल एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो नेक्स्ट लेवल पे हम लोगों को एजुकेट करना शुरू कर देते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ इसका। मैं अभी मेरे फादर के ही जो कॉलेज के फ्रेंड थे, मैं उनके यहाँ गया। तो जो उनके बेटे हैं उन्होंने बोला कि पापा की तबीयत खराब चल रही है काफी। मैंने देखा तो मैंने कहा काफी ज्यादा खराब है इनकी स्थिति। तो उन्होंने बोला कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ये बिल्कुल परफेक्ट स्थिति है, जब आपको ये पता चल जाए कि आप कुछ नहीं कर सकते तभी आप मेरे जैसे व्यक्ति की बात सुनोगे। मतलब ही वॉज एटलीस्ट 10 years एल्डर टू मी, और मैं अपने बचपन के टाइम में उनसे पढ़ा था। तो मतलब इट वाज वेरी वेरी क्लियर कि वो मेरे को किस तरह से ट्रीट करते होंगे ऑन अ हाँ। सीरियस इश्यू लाइक जो कि उनकी फादर की हेल्थ से कनेक्टेड था। तो ट्रस्ट फैक्टर नहीं था, एक पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन था कि भाई तू बच्चा है, तेरे को क्या पता है इन सब चीजों के बारे में। तो मैंने हायरार्की। एक सिंपल सा क्वेश्चन रखा, क्या आप मेरे को एलोपैथी की कोई एक दवाई ऐसी बता सकते हो जिससे खाने से ताकत बढ़ती हो? तो बोले ऐसी कोई दवाई नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपको दवाई सजेस्ट करूं? बोले हाँ। तो मैंने कहा आप एक काम करिए, आयुर्वेद में कि योगेंद्र रस आता है, और योगेंद्र रस आयुर्वेद का सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। तभी उसका नाम योगेंद्र है ना। योग प्लस इंद्र मतलब जो सारे योगों का राजा हो। सो आउट ऑफ द एंटायर कॉम्बिनेशन दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू गो फॉर योगेंद्रस। और बैद्यनाथ एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। तो बैद्यनाथ में अभी भी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेद में। तो मैंने कहा कि आप बैद्यनाथ का योगेंद्रस जो है इनको खिलाओ, और 2 बार खिला सकते हो अच्छा है, एक बार भी खिलाओ तो भी काम करेगा। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ क्या क्या करना होगा। अब ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, आपको वो दवाई मिल पाउडर करनी पड़ती है, पाउडर करने का शहद में मिलाना पड़ता है, फिर आप उसे खिलाते हैं। तो मैंने उनको ट्रेडिशनल सिस्टम बताया कि इसको दवाई को शहद में मिला के या पीस के मलाई में मिला के फिर खिलाने हैं। अब वो खाना भी इल्लतबाजी है और खिलाना भी इल्लतबाजी है। टू अ पर्सन जिसको वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है, उसको हर चीज इरिटेट करती है। हम्म तो मैंने कहा कि ये क्या खा रहे हैं, ये बोले ये दाल खा रहे हैं। मैंने वो गोली उसी में मिक्स करी और मैंने कहा अंकल इसे खा लो आप ऐसे ही। उन्होंने दवाई खा ली। तो मैंने कहा भाई एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम इसे 100% सपोर्ट करना चाहिए, बट दाल के साथ खाओगे तो 80% तो फिर भी करेगी ना। तो हम्म समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो आप उसको कर लो। वो करा, और वो शायद 25 टैबलेट की शीशी आती है, 15-20 टैबलेट पर ही वो बिल्कुल उठ के खड़े हो गए थे। टू एन एक्सटेंट की वो जितनी भयानक वीकनेस थी। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए ऐसा होता है कि अगर आप इन्वर्टर के ऊपर लोड डाल देते हैं
और इन्वर्टर की चार्जिंग बंद हो गई है, तो उसका नेट नतीजा ये होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स कनेक्टेड है वो या तो खराब हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। तो आप जब कभी ऑब्जर्व करते हो इट इज ए मल्टी ऑर्गन फेलियर, इसका मतलब करंट पूरा नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। करेक्ट। तो हाउ इजी टू एक्सप्लेन दिस पार्ट कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। और एलोपैथी वाले क्या कहते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, अब ये नहीं बचेंगे। हम्म। बच सकते हैं पर वो पैथी अलाउ नहीं करते, बिकॉज हमारे देश के अंदर क्या दुनिया में भी मल्टीपल पैथीज को एक साथ रन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स लीडर थे पूरी दुनिया के, तो वो वही करते थे जो उनको करना होता था। बट टुडे देयर इज नो लीडर। आज ना यूएस लीडर है, ना चाइना लीडर है, ना ब्रिटिशर्स लीडर है। सभी इजराइल और बाकी सब जगह धक्के खा रहे हैं। करेक्ट। तो यहां से मेरे जैसे लोग ने सिस्टम में एंट्री करी। निखिल जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी 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 सर। राइट। अब हमने इसको पूरे प्रोग्राम को 3 पार्ट में बाइफरगेट कर रखा है। पहला पार्ट में हम बोलते हैं हीलिंग विद बीज मंत्रास, सीइंग योर ऑरा एंड सीइंग अदर्स ऑरा। ये हमारे एक पार्ट का 3 लेयर्स है। मतलब मैंने पूरे प्रोग्राम को, जो हमारा L1 L2 L3 करके प्रोग्राम जो है, उसको जी 3 पार्ट में सारे पार्ट को मर्ज कर रखा है। राइट। ठीक है, तो जो मैंने आपको सिलेबस ऑलरेडी शेयर कर रखा है कि L1 L2 L3 ऐसे करके हमारे 3 लेवल है। जी अब ये 3 लेवल करने के बाद इफ यू वांट टू प्रोफेशनली ट्रीट, तो वो 300 डिजीज का प्रोग्राम है कि लेवल 3 के बाद अगर आप इसको करना चाहते हो तो फिर वो पूरे 1 साल का प्रोग्राम है। अदरवाइज ये प्रोग्राम 2 महीने में खत्म हो जाता है। अच्छा। लेवल 1 2 हफ्ते का, लेवल 2 2 हफ्ते का, लेवल 3 4 हफ्ते का। 2 महीने जी में प्रोग्राम खत्म हो जाता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोग्राम आप एक एस्पेक्ट को स्टडी करते हो, तकरीबन 300 डिजीज। बिकॉज हमारे प्रोग्राम में क्या है, हम लोग पूरा इसमें एस्ट्रोलॉजी रेमेडी, वास्तु की रेमेडी हम्म, और जो चक्रास है उनकी रेमेडी, ये 3 पार्ट हम कंसिडर करते हैं। अब हमने इसमें एक चौथा हम्म, एलिमेंट और जोड़ दिया विच इज वोकल म्यूजिक। तो बीज मंत्रों का वोकल म्यूजिक, कौन कौन सी बीमारियों को कौन सा राग गाने से वो ठीक होता है। तो ये 4 पार्ट में हमने ये, तो हमारा जो ये 1 साल का प्रोग्राम है उसमें ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन हम समझाते हैं। लेवल 1 जी लेवल 2 लेवल 3 के अंदर हम ब्रॉडली किसी भी व्यक्ति को एक तरीके के सारे बेसिक्स कंप्लीटली सिखा देते हैं, टू एन एक्सटेंट वो अपने आप को हमेशा जो है प्रोटेक्ट कर सकता है। हम्म, ठीक है। और अब जब प्रोटेक्ट कर सकता है तो कहीं ना कोई ना कोई बेंचमार्क भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो जी बाय एंड ऑफ लेवल 3 one is able to heal himself or anybody in the family in less than 2 minutes of time। बेंचमार्क क्या है? लेस कैन देन टू हील। मिनट्स लेस देन 2 मिनट्स। तो अगर आप लेस देन 2 मिनट्स के डोमेन नहीं अटेन कर पा रहे तो इसका मतलब लेवल 3 आपका कंप्लीट नहीं हुआ। ओके। तो अब ये एक इंटरेस्टिंग बेंचमार्क है ना, मतलब कि आप अपने को हील करो या दूसरे को हील करो, यू शुड बी एबल टू हील somebody in 2 minutes of time, and that somebody can be a person who is there in a ICU। ओ अच्छा। ठीक है, अगर वो आईसीयू में है तो वन शुड बी एबल टू ट्रीट दैट पेशेंट, दैट्स अ बेंचमार्क। हम्म। बट वहां पर हम एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं, ओनली फैमिली मेंबर। जो फैमिली मेंबर मीन्स पेरेंट्स, आप और आपके बच्चे, इसको ही हम फैमिली डिफाइन करते हैं। हम्म। वो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड फैमिलीज, बहुत ज्यादा जो है मतलब वो जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनको ही हम फैमिली मानते हैं। जहां आप साथ में नहीं रहते वहां पे हम फैमिली मानते हैं। बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, हर एक व्यक्ति की ऑरा जो है वो डिफरेंट होती है। बहुत सारे लोग जी जो है उनकी स्पिरिटेड एनर्जीज होती हैं, वो स्पिरिटेड एनर्जीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पार्किंसन है, पार्किंसन इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, वेरी वेरी डिफिकल्ट।
बट उसका अगर स्ट्रक्चर पता चल जाता है और बार बार आप अपने आप को जो है कॉन्स्टेंटली हील कराते रहते हैं, तो वो जो परसिस्टेंस है वो ट्रेमर्स की जीरो डाउन हो जाती है। तो मतलब जैसे हम किसी की हीलिंग करते हैं तो उसकी 3 दिन तक जो है उसके कोई ट्रेमर्स नहीं आते, जबकि वहां पर ट्रेमर को कंट्रोल करने के लिए एक टैबलेट है जो 1 घंटे काम करती है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा हर व्यक्ति को, जो हम इसमें प्रोग्राम में, जो 1 साल का जो प्रोग्राम है उसमें हम ये कहते हैं कि आप डिजीज कार्ड बनाइए। डिजीज कार्ड का मतलब हो गया कि आपको पूरे प्रोग्राम में जितनी भी बीमारियां एड्रेस करनी है, आपको वो बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको हम्म। वो बीमारी के बारे में नहीं पता तो फिर आप हीलिंग क्या करेंगे? तो लाइक अ डॉक्टर यू मस्ट नो फ्यू डिजीजेस कंप्लीटली। अब फ्यू डिजीज में हम 4 बीमारियों के ऊपर बात करते हैं: डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड एंड हाइपरटेंशन। क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ को ये 4 ही बीमारियां हैं। तो अगर हमें ये 4 बीमारियों को ट्रीट करना आ गया तो हम बहुत बड़े प्लेथोरा ऑफ डिजीज को एड्रेस कर सकते हैं। और अगर आपने अपने आप को या आपके फैमिली मेंबर्स को इन 4 बीमारियों से बचा लिया, तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी रीच जो है वो 15 करोड़ लोगों तक हो गई। मतलब जी। लेट से आपने डिसाइड करा कि मुझे इंडिपेंडेंटली ये हीलिंग के प्रोसेस को सीखना है और अप्लाई करना है, सो यू कैन रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ फॉर दीज 4 डिजीजेस। तो एटलीस्ट इन 3 बीमारियों को जो है वो हम कंप्लीटली समझ सके। जी। ठीक है। तो जी। हमारा ये वाला पार्ट जो है, ये अब इसको एक दफे देख लेते हैं। जैसे अब लेवल 1 की हम बात करें तो हीलिंग विद हाँ। बीज मंत्रा, सीइंग योर ऑरा, सीइंग अदर्स ऑरा, ये हमारा 3 पार्ट हो गए, जो हमने तीनों लेवल में एक एक पार्ट डाल रखा है। मतलब जब जी। आप लेवल 1 करेंगे तो आपको हीलिंग विद बीज मंत्रा बताया जाएगा। हाँ। लेवल 2 करेंगे तो सीइंग योर ऑरा बताया जाएगा। लेवल जी। 3 करेंगे तो सीइंग अदर्स ऑरा हो जाएगा। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ। हाँ। तो जब तक आपके ये जो 2 महीने, जो हम बोले कि आज से जो आपके 2 महीने शुरू हुए, विद इन 2 मंथ्स ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू सी अदर्स ऑरा ऑल्सो। जी। अब लेकिन वो लेवल 3 जो करना है वो वैसे करना है जैसे हम बता रहे हैं, ऐसे नहीं जैसे ये अनिल जी और वेंकटेश जी ने करा है कि 2 महीने हो गए अभी लेवल 1 ही जो है उसकी पहले, वो लेवल 2 की पहली क्लास हुई कल, जी। परसों सॉरी। तो ऐसे नहीं करना है। पर आप भी ऑलमोस्ट 1 महीने तो मेडिटेशन कर ही चुके, तो इसलिए वो एक एडेड एडवांटेज हो गया। मेडिटेशन से क्या होता है, हमारी इनर क्लीनिंग हो जाती है। जी। तो जी। जब इनर क्लीनिंग जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो लर्निंग नहीं हो पाती। हाँ। पर अंदर से जब क्लीन हो जाते हैं तो लर्निंग बिकम्स परपीचुअल। वो मतलब एक अंदर का इनर फ्लो बन जाता है। आप चीजों को स्कैन करते हो, आंख बंद करके देखने का एफर्ट करते हो, तो वो बीज वहां पे पहुंच जाता है। हम्म। अब इसी तरह से पार्ट 2 जो है उसमें बीज मंत्रा, इम्पैक्ट ऑन ऑरा, मेडिटेशन विद बीज मंत्रा, मेडिटेशन, इम्पैक्ट ऑन ऑरा, ये अगेन L1 L2 L3 में ये तीनों पार्ट है। कि हम पहले जी। पार्ट में ऑरा को देखते हैं, फिर मेडिटेशन के साथ बीज मंत्र के कनेक्शन को देखते हैं, और फिर मेडिटेशन का इम्पैक्ट हमारी ऑरा पे कैसे हो रहा है, ऐसे करके हम इसको स्ट्रक्चरली ऑब्जर्व करते हैं। राइट। फिर हमारा रिजॉल्विंग डिजीजेस विद बीज मंत्रा, रिजॉल्विंग अदर्स डिजीज थ्रू बीज मंत्रा, एंड मास्टरिंग द आर्ट ऑफ बीज मंत्रा, ऑरा, मेडिटेशन एंड रिजॉल्विंग डिजीज। ये हो गया हमारा टोटल प्रोग्राम, विच इज ऑफ जी। ऑलमोस्ट अ ईयर ड्यूरेशन। और इस पूरे प्रोसेस में जैसे लेवल 1 है विच इज अबाउट 2 वीक्स टाइम, तो हम उसमें बोलते हैं कि 30 दिन के प्रोग्राम में 8 घंटे आपको देने हैं, और श्रीम बीज की राइटिंग करनी है एटलीस्ट 1000 टाइम्स पर डे। अब आप कितना अच्छा। कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते वो एक अलग पार्ट है। बिकॉज कोई भी हैबिट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हमें इंग्लिश लिखने की इतनी हैबिट हो गई कि हमसे जो है वो श्रीम जैसा एक सिंगल वर्ड लिखना भी हमें एक एफर्ट या टास्क हो जाता है। हम्म। और मैंने तो बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिन्होंने, जब वो श्रीम लिखते हैं तो
यही नहीं समझ में आता कि ये मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा के स्टाइल की हैंडराइटिंग है या कौन सी है। पर जी। वो समहाउ उसको इस तरीके से करते हैं कि बस ने आज 3,000 बार लिख दिया। मैंने कहा 3,000 बार तो लिखा, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा कि ये लिखा क्या है आपने। तो उसको जो है हम उसके राइटिंग के जो वीडियोस हैं वो शेयर कर देंगे, सो दैट कि यू नो व्हाट इज ए करेक्ट फॉन्ट, हाउ मच टाइम यू नीड टू मास्टर दैट फॉन्ट इटसेल्फ। जी। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा। और मेडिटेशन है, तो 1 घंटा मेडिटेशन हम अपने करिकुलम में जोड़ लें। तो उसके लिए हमारे ऑलरेडी देर आर सम मोर देन 700 मेडिटेशन ऑन आर माई यूट्यूब चैनल। मैं कुछ एक मेडिटेशन शेयर भी कर दूंगा जो रात को हाँ। सोने से पहले और सुबह इमीडिएटली उठने के बाद करना है। उसमें आपको जी। ये फ्रीडम है कि 5 मिनट से 5 मिनट का भी मेडिटेशन है और 1.5 घंटे का भी मेडिटेशन है। आप जो अच्छा। भी आराम से कर पाए, बट जो भी करे विदाउट ब्रेक करे, सो दैट कि आपका ब्रेन का जो न्यूरॉन सिस्टम है उसको आइडिया हो जाए कि उसे करना क्या है। ओके। फिर जब आपका जो सेकंड पार्ट शुरू होता है उसमें 30 दिन में 16 घंटे की हम बात करते हैं। मतलब ये मैं मैक्सिमम टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, जैसे 2 वीक्स का जी। टाइम फ्रेम है, तो 2 वीक्स में 8 घंटे आपको देने हैं। नेक्स्ट 2 वीक्स में 16 घंटे आपने देने हैं। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है। और जो 1,000 बार स्ट्रीम लिखना है उसको 2,000 पे ले आएंगे, और जो 1 घंटा मेडिटेशन करना है वो 1 घंटा ही रहेगा, विच यू कैन अच्छा। ब्रेक 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 30 मिनट्स एट नाइट, 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 45 मिनट्स एट नाइट। वो सारे वेरिएशन के लिए यू आर फ्री, बट वो करना अच्छा। कंपलसरी है। अच्छा। अगर आपको लगता है आपको आज पूरे दिन बस मरने की भी फुर्सत नहीं थी, तो आप ये कहेंगे कि मैंने ना उसको 9 टाइम्स लिखा और पेपर और पेन नहीं था, तो मैंने क्या करा, राइट हैंड की जो ये रिंग फिंगर होती है उससे हाँ। अपने लेफ्ट हैंड के पाम पर 9 बार श्रीम लिख दिया। हाँ। तो मतलब एज ए टीचर आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, जी। जी। बट मैं ब्रेक अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर को एनर्जी का हैबिचुअल बनाने में बहुत टाइम लगता है। जी। आप नेगेटिव एनर्जीज को हर समय हर जगह कनेक्ट कर सकते हैं, जी। और नेगेटिव एनर्जीज का जो प्लिथोरा है वो भी बहुत ही बड़ा है, वो जी। छोटा नहीं है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, किसी को छींक आई, आपको भी जो है जुकाम लग सकता है अगर, तो कोई भी चीज हो सकती है। जी। आज ही मेरे पास एक केस आया, उसमें जो है मैंने कभी कल फोन करा था, फोन नहीं उठाया। बोले मैं 2-3 बार आपसे बात करने की सोच रहा था, पर मैं बुखार में पड़ा हुआ था, उससे पहले मैं बाहर गया हुआ था। मैंने बुखार में पड़ गए? मैंने कहा बुखार में तो तुम क्या पड़े होगे, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होगे जिसपे तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, तो उसकी एनर्जी और तुम्हारी एनर्जी कनेक्ट हो गई होगी, वो नेगेटिव एनर्जी जोन में होगा और तुम जो है फाइनली बुखार में आ गए। उसने बताया कि मैं फलाने आदमी के साथ में था। मैंने कहा वो तो बहुत ही गुस्सैल है, वो पहली बात तो पैरालिटिक है, और दूसरी बात वो उसको पैरालिसिस भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, मतलब वो बोल नहीं सकता है, उसको मुंह भी बिल्कुल टेढ़ा हो चुका, लेकिन जो है वो उसी डायमेंशन में ही अटका रहता है। हम्म। और मतलब वो गाली तो नहीं दे सकता, ढंग से बोल नहीं सकता, लेकिन बस उसका बस नहीं चलता, वो शरीर से ना गहरी लंबी सांसें लेता रहता है भस्मासुर के जैसा। तो बोले हाँ जी। और मैंने कहा उसका तो बेटा भी बड़ा बेकार है वो, तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है। बोले हाँ जी मैं उन्हीं लोगों के पास फंस गया था। तो मैंने कहा पता चल गया ना बुखार का रीजन क्या है। तो बुखार या कोई भी बीमारी केवल थॉट के अफेक्ट होने से होती है। इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विथ थॉट ऑन एनीथिंग, वो आपके प्रोसेस को बीमार नहीं बना सकती। सो नाइदर इन टर्म्स ऑफ डिजीज नॉर इन टर्म्स ऑफ डिसऑर्डर। जी। तो ये हमारा पार्ट है। तो इस वजह से मैं ये बोलता हूं कि जब आप इस प्रोग्राम को करते हैं, तो आप बीज मंत्र लिखना और मेडिटेशन करना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। जी। नहीं लिखेंगे तो वो एनर्जी प्रैक्टिसेस जो है उसको आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बिकॉज यहां पर आपको क्या करना है, एनर्जी की प्रैक्टिस करनी है, उसको मेजर करना है, उसको अपने अंदर के चेंज से ऑब्जर्व करना है। जी। तो जब तक आप इस प्रोसेस को
नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको यही नहीं पता चलेगा अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सडनली क्या प्रॉब्लम आ गई। हाँ, मैं मेरी बात क्योंकि समझा मैंने पाया? बहुत, जी जी सर, क्योंकि मैं आपका बात पहले से तो आपसे कनेक्टेड था, तो मैंने बहुत बार कोशिश किया वो लिखने के लिए। तो आपने एक बुक प्रिंट का बात किया था पहले, सबसे पहले राइट। जमानत, तो आप म्यूट हो गए निखिल जी। नहीं, हम्म। बाद में व्हाइट पेपर में लिखना शुरू किया, तो रेड पेन में, तो फिर कॉपी बनाया, फिर स्कूल वाले जो नहीं होते स्क्वायर बॉक्सेस हाँ। होते हैं, तो उसके अंदर गया कि उसी के अंदर शेप में हो जाएंगे। राइट। उससे जब शुरू किया, बट 2-3 दिन, कभी 15 मिनट, कभी 5 मिनट, फिर डिसकंटिन्यू होता है, फिर कंटिन्यू, फिर डिसकंटिन्यू। शायद मैंने एक बार आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि मैं कोशिश हाँ कर रहा हूँ भेजा था इसको लिख। आपने, राइट। हाँ, तो मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, देखता हूँ लिखना है, कहीं नहीं कुछ होता है, फिर रुक जाता है। बट आई डोंट नो ये अभी मेरे को पकड़ में आया है क्यों होता है। हम्म। आपका बोलने के बाद, यू हैव टू सस्टेन दैट एनर्जी टू गेट इनटू। हम जब भी नेगेटिवली किसी से कनेक्टेड होते हैं इमीडिएट हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है उसका, और दैट इज फॉर श्योर, मतलब मुझे उसमें कोई भी डाउट नहीं है। हमारे को ये चीज पता नहीं होती। और अच्छा होता क्या है ना, जैसे जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज है, रेकी हो गई, प्राणिक हो गई, या कोई भी चाइनीज मोडालिटी, इनमें और जो हमारी जो बीज मंत्र का मोडालिटी है उसमें सबसे बड़ा फर्क जो है वो आत्मा का होता है। तो हम्म, जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये प्राइमरली नास्तिक दर्शन है। जी जी। ये आत्मा को स्वीकार नहीं करते। और जो हमारा ट्रेडिशनल हिंदू सिस्टम जो है वो आत्मा को स्वीकार करता है। जी। ये मूलभूत फर्क है। अब कोई कहेगा कि भाई हमारे यहाँ जो है वो मूर्ति पूजा होती है और बाकियों में मूर्ति पूजा नहीं होती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका जो मूर्ति का डेफिनेशन है वो फर्क है। हम जब आत्मा को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हम उस आत्मा को शिव और शक्ति के रूप में देखते हैं, उनकी एक हम्म, इमेज ड्रॉ करते हैं। तो वो हमारी नॉन डोमेन हो गई कि हमने यहां तक तो पूरे प्रोसेस को जान लिया, उसकी इमेज बना ली, उसके आयुध बना लिए, उसके ड्रेस कोड डिजाइन कर लिया। ये सारा कुछ पार्ट जो है ये हमसे पहले वाले जो लोग थे उनका इन्वेंशंस थी, ओ सॉरी उनकी डिस्कवरीज थी। जी। ठीक है। बाकी रिलीजन में अभी वो वहां तक पहुंचे ही नहीं। हम्म, इसलिए आप जब भी कभी देखते हैं तो आपको, मतलब हिंदू धर्म में आपको फ्लेक्सिबिलिटीज पता चलेंगी, बहुत सीरियस फ्लेक्सिबिलिटीज पता चलेंगी जो बाकी जगह नहीं होती। जी। क्योंकि हम अगर प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा देख रहे हैं तो हम उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे? कल ही मैं कोई वो देख रहा था, कोई टीवी सीरियल था या क्या था, उसमें एक साइकोपैथ किलर के तौर पे दे रखा था। तो उसने कहा कि भाई तू इसका मर्डर कर दे। बोले अरे मर्डर कौन करता है किसी का? बोले इसमें कौन सी बात है, तू ये मच्छर मार रहा है ना, तो ये भी तो तू जीव हत्या कर रहा है। तू देख कि तू मच्छर मारने में तेरे को मजा आना जब शुरू हो जाएगा तो तुझे किसी को मारने में भी मजा आना शुरू हो जाएगा। एंड द वे दोज टू पीपल कनेक्टेड ऑन अ थ्योरी, मतलब वो जो साइकोपैथ किलर था उसने एक नॉन किलर को किलर बनाया और उसका पूरा माइंडसेट ट्रांसफॉर्म कर दिया और फिर खुद मर गया। तो एक्चुअली वो साइकोपैथ किलर नहीं मरा था, उसने वो इंस्टिंक्ट ट्रांसफर करके वो परपिचुअलिटी डोमेन पर चला गया। तो देर आई रियलाइज्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ परपिचुअलिटी। हम्म, अब हमारे यहाँ क्या था, राजा का सिस्टम था। आप रामचंद्र जी के बारे में बात करोगे तो वो इक्ष्वाकु वंशज थे। उनके घर खानदान में राम से पहले बहुत सारे धनुर्धारी योद्धा हुए थे। राजा दिलीप, राजा दशरथ, राजा भगीरथ, अज, ऐसे करके पूरी लीनियज थी। लीनियज का मतलब क्या था? हर व्यक्ति राम के जितना कॉम्पिटेंट था। एक अकेला राम कॉम्पिटेंट नहीं था, राम के लेवल की कॉम्पिटेंसी अटेन करने के लिए पूरा खानदान जुटा हुआ था।
कि एक दिन इस खानदान में राम आएंगे और वो बड़े से बड़े साइकोपैथ किलर को जो है वो मार देंगे। तो परपिचुअलिटी दोनों डोमेन्स में, दोनों एक्सट्रीम डोमेन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता ही है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना नौकरी करानी है, पर जब इजराइल के ऊपर कोई पार्टी करते हुए बम मारता है और उसके बाद लोगों को उठाकर ले जाता है, उनको रेप करता है, उनको काट देता है, सर काट देता है, तो वो पढ़ाई काम नहीं आती है। तो वो जो परपिचुअलिटी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को जब कभी वो बोल रहा हो, उसको अपनी कॉन्शियस डोमेन में बोलना चाहिए, मैं इस जन्म में धर्म की स्थापना करूंगा, मैं, मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, मेरे प्रपौत्र, मेरी संतानें इस देश के अंदर धर्म की स्थापना करेंगी और अपना जीवन धर्म की स्थापना के लिए लगाएंगी। जितना ये डीप रूटेड आप कमांड देंगे, उतना आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी इंप्रूव होती चली जाएगी, बिकॉज इट इज ए परपिचुअल थॉट। जब आप बोलते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए काम करूंगा, उसकी स्टेबिलिटी के लिए काम करूंगा, तो एनवायरनमेंट में दो तरीके की एनर्जीज होती हैं। एक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं कहूंगा मैं, एक धर्म की स्थापना करने वाले और एक धर्म को उजाड़ने वाले। तो जो स्थापना करने वाली एनर्जीज हैं वो आपके फेवर में आके खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब कभी हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, कोई ऐसी जी प्रॉब्लम आती है, तो वो टेस्ट होता है। टेस्ट किस बात का होता है? हाउ मच वी आर एबल टू सस्टेन। जी आपको रिश्वत लेने के लिए कोई टेम्प्ट करता है, तो आपने नहीं ली, तो देखते हैं कि अच्छा कितनी रिश्वत तक ये टेम्प्ट नहीं होता। हाँ ठीक है ना? उसके जी बाद आपको पनिशमेंट मिलते हैं, तो वो पनिशमेंट, कितने पनिशमेंट तक ये अपना रास्ता बदलता नहीं है। जी जी तो ऐसे करके मैंने ऑब्जर्व करा कि ये सारी की सारी जो एनर्जी बॉडीज है वो बहुत डिफरेंट है। जब हम उनको देखते हैं, उनको समझते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर की पावर कितनी है। अब आपको अपनी पावर को बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करना है, तभी आप एनर्जी हीलिंग कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि भाई आपको जो है अपनी फैमिली को हील करना है, तो आप कहोगे ठीक है, उसके लिए मेरे को इतना, मेरा एनर्जी रोज चाहिए। बट मैं अगर बोलूं कि आपको जो है ये 15 करोड़ लोगों की हीलिंग करनी है, तो आपका रिजर्वोयर भी उतना ही बड़ा होना चाहिए एनर्जी का, है कि नहीं? जी तो वो जो एनर्जी रिजर्वोयर है उसको बनाने के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड बनाया कि दैट यू हैव टू राइट श्रीम 3000 टाइम्स अ डे फॉर 360 डेज। तो आपको अच्छा धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें प्रैक्टिस करते करते आपको क्या चीज पे जाना है? पहला पार्ट आपको श्रीम लिखना है। फिर दूसरा पार्ट में आप जाओगे कि मेरे को 3000 टाइम्स डेली तक को अटेन करना है, तो मैंने 1500 बार सुबह लिखा, 1500 बार शाम को लिखा। ठीक है? 1500 बार लिखने के लिए मैक्सिमम आपको 30 मिनट्स लगते हैं। अब ओह आपने जब ये फेज अटेन कर लिया, उसके बाद जो थर्ड फेज आया, आपने कहा अब मैं दोनों हाथों से लिखूंगा। तो हम्म आपने उसको फिर से और आधा कर दिया। तो आप 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को लिखते हैं, दोनों हाथों से लिखते हैं, डेक्सटिलिटी इंप्रूव होती जाती है। अब 360 डेज का मतलब है कि अगर आपने 9 टाइम्स रोज लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करा, तो आज 9 बार, कल 18 बार, ऐसे करके आप जो है धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट करते चले गए। तो इन हाउ मेनी डेज यू विल बी एबल टू अटेन 1500 एज अ बेंचमार्क, कि आप दोनों हाथों से 1500 बार लिख रहे हैं। अब 1500 बार में 750 बार सुबह लिखा, 750 बार शाम को लिखा, टाइम ड्यूरेशन उतना ही रहा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो ये होगा, आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा और आपका मिड ब्रेन काम करना शुरू कर देगा। और मिड ब्रेन जो है, आप किसको देखते हैं? तबला बजाने वाले को देखिए, ढोलक बजाने वाले को देखिए,
कोई भी व्यक्ति कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है वो दोनों हाथों से ही करता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, आई हैवंट सीन एनी सिंगल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि एक हाथ से ही बज जाता हो। दोनों हाथ से बजाने के बाद उनका जो डेक्सटेरिटी होता है, उनका जो ब्रेन का बैलेंस होता है, वो फिनोमिनल होता जाता है। फिर जब रियल टाइम में दोनों हाथ बिल्कुल परफेक्शन में चलते हैं, तो वही चीज आप ऑब्जर्व करते हैं जब कोई व्यक्ति डांस में होता है। अब डांस में जैसे क्लासिकल डांस है, कथक है, तो आप अपने राइट हैंड को एक कमांड देंगे, लेफ्ट हैंड को एक कमांड देंगे, राइट आई को एक कमांड देंगे, लेफ्ट आई को एक देंगे, गर्दन को एक अलग तरह से झटकाएंगे, कमर को अलग तरह से करेंगे, पैरों को अलग तरह से करेंगे। तो आप हर बॉडी पार्ट को एक कमांड देते हैं और वो पूरी बॉडी उस कमांड को ऑनर करती है। आपको पूरा याद रहता है कब कहां कौन सा स्टेप लेना है। जितना डेक्सटेरिटी इंडियन क्लासिकल सिस्टम ऑफ डांस में, दुनिया की किसी मोडालिटी में उतने जबरदस्त स्टेप्स नहीं है। इन्होंने बहुत काउंटर करने की कोशिश करी, बट ग्लोबली कोई भी व्यक्ति उस लेवल का कोई भी टास्क को परफॉर्म ही नहीं कर पाया। आप वेस्टर्न सिस्टम ऑफ डांस को देखिए और ईस्टर्न सिस्टम ऑफ डांस को देखिए, आपको अपने आप पे डिफरेंस पता चल जाएगा। मतलब इन्होंने जब बैले को डेवलप करा तो वो पैर के टिप के ऊपर और उछल कूद, जिम्नास्टिक्स, उसके अलावा कुछ नहीं निकला। फाइनली एवरीबडी केम टू इंडिया पुटिंग डांस एज थेरेपी, म्यूजिक एज थेरेपी, उसके ऊपर वर्ल्ड वाइड मोमेंटम मतलब मूवमेंट शुरू हो गए। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? ये वर्ल्ड वाइड मूवमेंट हो क्यों रहे हैं? क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियां निकल कर आई हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऑटिज्म, एडीएचडी, मेंटल हेल्थ की ऐसी ऐसी बीमारियां बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई उस देश में जाओ जहां पर ये ट्रेडिशनल विजडम जिंदा हो आज भी। विच इज वॉट द रीजन वाई वी आर सिटिंग टूगेदर। अदरवाइज आप कोई भी एक किताब उठाएंगे उसमें इतना पार्ट हीलिंग का आपको मिल जाएगा जितना पार्ट मार्केट में किसी भी हीलर को पता होता है। जी। ये हमारा एस्पेक्ट है जो हम लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, दी ट्रेडिशनल विजडम। हाउ यू कैन हील एनीवन इन लेस देन 2 minutes टाइम, दैट टू फ्रॉम डिस्टेंस। आपको पेशेंट सिर्फ दिखना चाहिए, आप उसे ट्रीट कर सको। तो मेरे को सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उतने रेसिपिएंट होने चाहिए। अगर रोज जो है आप मुझे बताओगे आज सर मैं मेडिटेशन नहीं कर पाया, आज ये हो गया था, आज मैं बीज मंत्र नहीं लिख पाया, आज ये हो गया था, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को पेमेंट आपने एडवांस कर दिया, तो मैं एक लेवल तक पेशेंस रखूंगा और उसको बोलता जाऊंगा अच्छा भाई ठीक है। बट अगर आप मेहनत करोगे और उस एक चीज में जितना पार्टिसिपेट करना चाहिए उतना करोगे, तो आप खुद अपनी लाइफ में चेंज देख पाओगे। वो चेंज जो आप पहले आपके लिए अनकंट्रोलेबल था, आज वो कंट्रोल डोमेन में आ जाएगा। ऑब्वियसली मतलब वो डिवाइन डोमेन जितना हमें कंट्रोल करने की एबिलिटी देगी उतना ही हम कंट्रोल कर पाएंगे। बट करा जा सकता है। ये सिर्फ कहने की बात है कि हम कोई भगवान थोड़ी बन जाएंगे। भगवान बनाने के लिए ये प्रोग्राम है। बिकॉज हमारे यहाँ जो है वो कण कण में भगवान की फिलॉसफी थी, हमारे यहाँ हरेक में ब्रह्म का चिंतन था। बट somebody polluted our नॉलेज जिसकी वजह से हम उस डोमेन को टच नहीं कर पाए। पर अगर ये प्रोग्राम आप रिलीजियसली करेंगे, मैं आपको गारंटी करता हूं आपको आपके अंदर का भगवान प्रत्यक्ष दिखेगा जरूर। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? राइट। नाउ कमिंग टू द मेजर एरिया, व्हाट इज ए ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ हीलिंग। तो द एंटायर इसको कैम कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। और ये ब्रॉडली 5 पार्ट में बंटता है: माइंड बॉडी इंटरवेंशंस, होल मेडिकल सिस्टम, बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिसेस, एनर्जी मेडिसिन, मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस। इस तरह से 5 है और ये पूरा इमेज बनी हुई है, आपको सारे नाम पढ़ने को मिल रहे हैं कौन सा किस कैटेगरी में आता है। जब मैंने इस प्रोसेस को पढ़ा तो मैंने कहा कि
ये जितने भी मैकेनिज्म है इसमें ना तो मुझे कहीं आत्मा दिख रही है ना बीज मंत्र दिख रहा है। हम्म। तो जब मेरे को मिसिंग लिंक मिला और मैंने ये मिसिंग लिंक इसमें डाला तो ये सारे एक हो गई। तो मतलब कि अगर आप रिलीजियसली इस प्रोग्राम को 2 से 3 महीना आप अपना टाइम देते हो या 1 साल का टाइम देते हो, ये सारी मोडेलिटीज इस एक मास्टर प्रोसेस से कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल कैसे देता हूं? एलोपैथी। एलोपैथी के 3 डोमेन होते हैं। आपको एलोपैथी पढ़ना हो कागज पे नोट कर लीजिए। वो 3 डोमेन कौन कौन से हैं? एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। हाँ। एलोपैथी के 3 डोमेन है, एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट। होम्योपैथी के 3 ही डोमेन है, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। क्या है? सोरा, सोरा साइको। साइकोसिस, सिफिलिस। आयुर्वेद के भी 3 डोमेन है, वात, पित्त और कफ। हाँ। मंत्र चिकित्सा के भी 3 डोमेन है, काम, क्रोध और लोभ। काम क्रोध है लोभ। लोभ। काम से वात रोग होता है, क्रोध से पित्त के रोग होते हैं और लोभ से कफ के रोग होते हैं। अच्छा। ठीक है। सोरा कहते हैं ऊपरी हवा को। तो होम्योपैथी में जहां सोरा आता है, वो कहते हैं हाँ। बीमारी हुई कैसे? बोले जी ऊपरी हवा से। ऊपरी हवा से मतलब? ऊपरी हवा किसको कहते हैं आप ये बताइए। नहीं सर, ये सुना हूँ लेकिन ऊपरी हवा का मतलब ये मीनिंग नहीं जानता, ऊपरी हवा मतलब। तो एक कूड़े का ढेर था, हाँ। उसके पास से एक व्यक्ति निकला, वो बीमार पड़ गया। दूसरा व्यक्ति निकला, वो बीमार नहीं पड़ा। जो व्यक्ति बीमार पड़ गया उस पर ऊपरी हवा का प्रभाव पड़ा। मतलब उसी एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ा। एनवायरमेंट का प्रभाव, एनवायरमेंट में ही तो सब कुछ होता है ना, कोई चीज एनवायरमेंट के बाहर तो होती नहीं है। अच्छा। नहीं नहीं सर, मुझे उसका आइडिया नहीं, मैं सिर्फ आई एम ट्राइंग टू नहीं नहीं, कनेक्ट माई सेल्फ। मतलब ऊपरी हवा को भूत प्रेत का चक्कर मत समझिएगा, ये कह रहा हूं मैं। ऊपरी हवा का मतलब भूत प्रेत का चक्कर नहीं होता है। ऊपरी हवा का मतलब होता है एनीथिंग विच इज कॉज्ड विदाउट कंज्यूमिंग एनीथिंग। अच्छा। आपने कुछ खा पी नहीं रखा था कि हाँ। जिसकी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन हो गया। आप कहीं से निकले और आपको इन्फेक्शन हो गया। हम्म। तो वो चीज जो हवा से ट्रेवल होके आपके भीतर जगह बना गई, वो सोरा सेगमेंट कहलाता है होम्योपैथी के अंदर। और उसकी अराउंड 49 मेडिसिन है, जिसमें एक को या अच्छा। मल्टीपल को यूज करा जाता है, मतलब आइडर आइदर इंडिविजुअली और अ कॉम्बिनेशन इज कंज्यूम्ड। दूसरा पार्ट होता है साइकोसिस। आप इन्फेक्टेड हैं, मतलब आपके ऊपर ऊपरी हवा का प्रभाव है, और फिर भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट होकर जिसके ऊपर भी ऊपरी हवा का प्रभाव था, तो अब आपके ऊपर डबल डबल प्रभाव आ गया। अच्छा। ठीक है। ये आपका सेकंड लेयर हो गया, जिसको कि हम साइकोसिस कहते हैं। हम्म। इसको समझने के लिए ऐसे मान लीजिए कि एक कुत्ता पागल हो गया और उसने आपको काट लिया। अच्छा। तो जो बीमारी उस कुत्ते को थी वो आपके अंदर ट्रांसफर हो गई। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब वो, ये हो गया सोरा के बाद साइकोसिस। हम्म। अब तीसरा डोमेन होता है सिफिलिस। सिफिलिस का मतलब क्या होता है? सिफिलिस का मतलब होता है
वो पागल कुत्ता था, उसने आपको काटा, जिस टाइम पर काटा उस टाइम पर जो है जो इंडिविजुअल था वो प्रेग्नेंट था। तो अच्छा। उसने जिस संतान को जन्म दिया उसके अंदर भी वो सिम्टम्स होंगे। ओके। ठीक है, ये सिफिलिस की डोमेन ये वाली होती है। तो अच्छा। मतलब जब एक जनरेशन से जनरेशन ऑफ इन्फेक्शन को 3 लेयर पे बांट देते हैं, जो थर्ड लेयर ऑफ जनरेशन होती है जो कि ऑलरेडी जो है इम्प्रेग्नेटेड है किसी भी चीज से। अब यहां पर इसको फिजिकल डोमेन से हटा दीजिए, इसको थॉट की डोमेन पर ले चलिए। हम्म। आप कहीं जा रहे थे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा था, उसको देखकर आपको गुस्सा आया। आपको गुस्सा आते ही आपकी डिजीज शुरू हो गई, क्योंकि उसने हम्म। आपका जो होम्योस्टेसिस था उसको डिस्टर्ब कर दिया। हम्म। अब जब आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी, वो देखकर ही इतना गुस्सा आ रहा था, आप कहीं पर गए और आपको एक सिमिलर एनवायरनमेंट मिला जहां पर कोई दूसरा आपका करीबी जानकार व्यक्ति वैसा ही बिहेवियर पैटर्न कर रहा था, आपसे रहा ही नहीं गया, आपने जाके उसके 2 रसीद दिए। हम्म। ये आपकी सेकेंड जनरेशन हो गई। नाउ यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द सेम मैनर एज बीन डन बाय अदर पर्सन, क्योंकि जिसने खाया वो तो रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा ना। वो हम्म। पहले ही अपनी एक इन्फेक्टेड स्टेट से दूसरे को मार रहा था, तो उसने उस इन्फेक्टेड स्टेट में जब वो मार खाई तो उसने एक थर्ड सिस्टम जनरेट कर दिया, विच आफ्टर मिक्सिंग ऑफ 2 स्टेजेस वो तीसरा इंसिडेंस ढूंढने लग गया। तो लेयर बाय लेयर वो जो इन्फेक्शन था वो हमारे अंदर जाता चला गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? हम्म। ये होम्योपैथी का अप्रोच था, और होम्योपैथी ने उसको जो है हर चीज को सिम्टोमेटिकली ट्रीट करने के हिसाब से उसकी पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर रखी थी। देर आर फंडामेंटली 49 मेडिसिन ओनली इन होम्योपैथी, फंडामेंटल। अच्छा। बट उसका अगर हम लॉन्गर इम्पैक्ट देखते हैं तो उसमें बहुत सारी दवाइयां हैं, मतलब कई सौ दवाइयां हैं, अकेले 49 नहीं, बट जी। 49 फंडामेंटल मेडिसिन मानी गई है होम्योपैथी के अंदर। ये जो राइट। 49 फंडामेंटल मेडिसिन है, इसमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो खनिज पदार्थ से बनी है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, टिन, आयरन, ऐसे करके कॉपर, जिंक, इस तरह से कुछ मेडिसिन है। कुछ मेडिसिन है जो हर्ब बेस्ड है, उनके अर्क को उसमें यूज करा गया है, जैसे कैनेबिस, कैनेबिस नहीं, क्या नाम है उसका, कैलेंडुला। तो कैलेंडुला एक फ्लावर का एक्सट्रैक्ट है, तो ऐसे कुछ फ्लावर्स हैं, उनके एक्सट्रैक्ट को यूज हाँ। करके उसके बारे में, उस एक टर्मिनोलॉजी को बैक फ्लावर थेरेपी भी कहते हैं। बट बैक फ्लावर जो है वो उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो मार्केट में प्रिवेल करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हो गए, तो वो 49 जो है उनके बाइफर्गेशन है। फिर जो दवाइयां बनती हैं वो कॉम्बिनेशन से बनती हैं। एंड लास्ट जो है वो वैसा है, मतलब जैसे वो पेंट बाइफर। ब्रश है, जैसे पेंट ब्रश होता है ना, जो पेंटर्स होते हैं वो पेंट ब्रश होता है, वो पेंट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पेंटर जो होता है वो पेंट ब्रश को मुंह में टिप से बार बार जीभ पर लगाता है। तो ये देखा गया कि जो व्यक्ति इस तरह से करता था उसको कौन कौन सी डिजीजेस होती थी या नहीं होती थी, उसके बेसिस हम्म। पे उसकी उन एंटीबॉडीज को कहां पर कौन सी चीज से कनेक्ट करते हैं उसको वहां पर देखा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अफीम है, तो उन्होंने देखा कि अफीम का जो मेजर प्रयोग जो था वो था, अफीम जो व्यक्ति खा लेता है उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ओ। उल्टा बोल गया मैं। हाँ, तो अफीम जो खाता है उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है अक्सर। अब जो व्यक्ति को दस्त लग रहे हो उसको आपको क्या करना है, एक तरफ कॉन्स्टिपेशन हो गया डोमेन और एक तरफ दस्त हो गए,
10 टर्म तो समझ में आती है ना? सर 10 का मतलब क्या होता है, सुना तो है लेकिन मीनिंग नहीं लूज जानता। मोशन, लूज मोशन। अच्छा ठीक तो एक डोमेन हो गई लूज मोशन और एक हो गई कॉन्स्टिपेशन यानी नो मोशन। है। इन दोनों के बीच में ओपियम जो मेडिसिन है उसकी हायर पोटेंसी जो है वो कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है, लोअर पोटेंसी कॉन्स्टिपेशन देती है। ओ, ओ, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द डिजीज। उन्होंने दो एंड जस्टिफाई कर दिए। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी हर जगह उन्होंने बीमारी का एक छोर से दूसरा छोर पूरा पकड़ लिया। इससे डिजीज इंटीग्रेशन जो है वो बनाने में, मतलब होम्योपैथी का जो सिम्टोमेटिक सिस्टम है, दैट इज द बेस्ट अप्रोच। इवन एलोपैथी पीपल यूज टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंसल्ट दैट पार्ट कि ये सिम्टम्स को देखकर बीमारी बताते हैं। तो जब हम उस, और आज क्या क्या होता है, आज इसके लिए एमआरआई करा लो, इसके लिए ये टेस्ट करा लो, इसके लिए वो टेस्ट करा लो, क्यों टेस्ट करा लो, कोई उसका लॉजिक नहीं है। आजकल एक मेडिक्लेम का कार्ड बन गया, उस कार्ड को खुरचना होता है और उसके बाद जो है आपका जितना बिल होता है वो एडजस्ट हो जाता है। धीरे धीरे हमने ही डॉक्टर्स को आदत डाल दी कैसे ज्यादा से ज्यादा हमें लूटना है, क्योंकि हमने पूरे साइंटिफिक लॉजिकल सिस्टम ऑफ सिम्टम्स को एक तरफ रख दिया उठाकर। तो इसमें जो है मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि हर एक व्यक्ति को एक मेयो क्लिनिक करके साइट है, हाँ हाँ मेयो क्लिनिक की साइट पर जाइए, वहां पर आपको हर बीमारी के डिजीज सिम्टम एंड रेमेडीज मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, आज से एक होमवर्क बना लीजिए, जब भी जिसको टाइम मिलता है वो मेयो क्लिनिक की किसी एक बीमारी के साइट पर जाए। जैसे मान लीजिए डायबिटीज उठा लिया आपने, डायबिटीज के डिजीज सिम्टम रेमेडीज वहां ऑलरेडी लिखा हुआ है, किसको डायबिटीज माना जाता है, किसको क्या सिम्टम्स मानेंगे, वो सारा कुछ लिखा हुआ है वहां पे। आपको सिर्फ उसी शीट को वर्ड डॉक्यूमेंट में कट कॉपी पेस्ट करना है। मैं और भी दो तीन साइट बता सकता हूं जहां पर कि इसी तरह से बड़ी ऑर्गेनाइज नॉलेज है। आपको ये होगा ही नहीं कि मुझे ये बीमारी नहीं पता। मेयो क्लिनिक के किसी भी डॉक्टर को जितनी बीमारी पता होगी उतनी चीजें उनकी साइट पे लिखी हुई हैं। जब आप उस जी पूरी बीमारी के सारे डिजीज सिम्टम रेमेडी करते हैं तो उसी बीमारी के नीचे होम्योपैथी क्या कहती है, आयुर्वेद क्या कहता है, आपका यूनानी क्या कहता है, ये और बनाना है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल। बट उससे क्या होगा, आपको डायबिटीज इतनी अच्छी तरह से पता होगी जितनी अच्छी तरह से एक एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर और यूनानी डॉक्टर को भी नहीं पता होगा। चाइनीज को भी जोड़ लीजिए चाहे उसके तौर पे। ये प्रोग्राम में मैं आपको ये सारी चीजें करवाऊंगा। तो जी जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स मेरा टारगेट रहता है हमेशा। ये एक हम्म, चीज पढ़िए लेकिन ऐसे पढ़िए कि कोई और व्यक्ति उस सिस्टम का आपको आकर सिखा बता ना। जी ठीक है। और मतलब मेरे पास क्योंकि मेरे गुरुजी की वजह से आयुर्वेदिक दवाइयों की नॉलेज है, मेरे फूफा जी की वजह से एलोपैथी प्लस इसका जो क्या कहते हैं होम्योपैथी का मुझे अच्छा है। मंत्र चिकित्सा मैंने खुद ही इन्वोक कर लिया जब ये दो चीजें समझ में आ गई थी मुझे। सेम वे यूनानी के भी बहुत सारे मुझे प्रोडक्ट और अप्रोचेस पता है विच इज क्वाइट सिमिलर टू आयुर्वेद। चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। बट आप एक चीज पढ़िए लेकिन प्रॉपर मन लगा के पढ़िए। चार बीमारियां अगर आपने पढ़ ली, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर, आपकी रीच 15 करोड़ लोगों तक इंडिया में है और शायद 35 या 40 करोड़ ग्लोबली आप लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। तो विच इज वॉट आई से कि ये मेरे प्रोग्राम की वेटेज है। और मेरे वाले प्रोसेस में दवाई है ही नहीं, मैं मंत्र चिकित्सा में आपको एक्सपर्टीज देने की बात कर रहा हूं। दवाई और ये सब आपकी नॉलेज के लिए कि आपके पास अगर कभी कोई पेशेंट आता है तो आप उसको डायग्नोज कितने अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मेरा पर्पस क्लैरिटी दे दिया मैंने। जी
कोई और चीज का डाउट? नहीं नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो आज यहीं पे बस कर ले। जी सर, जी आपने सर। बोला डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दो भी नाम बताए, उसका मतलब? थायराइड एंड ब्लड प्रेशर। अच्छा अच्छा, ब्लड प्रेशर, ब्लड एक्चुअली हाँ डायबिटीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड एंड हाइपरटेंशन। सर, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन एक ही चीज नहीं है क्या? दोनों में एक स्पेशल केस हो जाता है। मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो स्ट्रीम हो गई पूरी, उसमें हाइपरटेंशन जो है वो उसका एक पार्ट हो गया। इट इज ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। मतलब हाइपरटेंशन के पेशेंट को बीपी इश्यूज ही होते हैं, हम्म। बट वो उसका एक एक्सट्रीम केस है। नॉट एवरी बीपी पेशेंट इज ए हाइपरटेंसिव पेशेंट। बट ये चारों बीमारियां का जो कॉजल फैक्टर है वो स्ट्रेस है। ओहो। और हमारा ये प्रोग्राम जो है पूरे टाइम फ्रेम में एक स्ट्रेस से कितनी बीमारियां होती हैं उसकी पूरी वेरिएशन की स्टडी है। क्योंकि अगर मैं हर एक बीमारी को थॉट के लेवल पे कनेक्ट करता हूं और उस थॉट से मैं उसको जो है मंत्र से ही हील कर देता हूं, बिना दवाई दिए, बिना कोई एक्सरसाइज के, तो इसका मतलब मेरा डोमेन एक्सपर्टीज डिफरेंट होगा बाकियों के मुकाबले। जबकि मुझे आईसीयू में भी पेशेंट है तो भी मैं उसको एड्रेस कर सकता हूं। तो अगर हम प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करें तो आईसीयू में जाने से पहले आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, उसको आईसीयू तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है। एक लास्ट स्लाइड देख लेते हैं जो मैं मेरी बात को जी सर। समझा भी पाऊंगा। ये वाली जब आप स्लाइड देखेंगे, ये वाला प्रिंट आउट होगा ना आप सबके पास में, हाँ इस हाँ। स्लाइड को देखेंगे तो इससे ये पता चलता है कि कौन सी बीमारी, मतलब कौन सी थेरेपी या पैथी कौन सी बीमारियों को ठीक करती है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है बाइपोलर डिसऑर्डर, ये म्यूजिक थेरेपी से ठीक होता है। इसका मतलब ये है, ये कहना चाहते हैं, ये कैम की डेफिनेशन के बेसिस पे कह रहा हूं मैं, ये कहना चाहते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन से बाइपोलर डिसऑर्डर ट्रीट नहीं होते, हम्म। विच इज ए फैलेसी। क्योंकि जब मैंने आयुर्वेद पढ़ा था और आयुर्वेद का दय विपाशर्य चिकित्सा पढ़ा, तो ये पार्ट इनका मैं आराम से चैलेंज कर सकता हूँ। मैं तो अगर सारी बीमारियां चैलेंज करता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट एंड ऑफ द डे मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने इतनी थेरेपीज इसलिए बनाई क्योंकि ये एलोपैथी को जस्टिफाई करने की बात कर रहे थे कि एलोपैथी के पास 100% सॉल्यूशन है सब चीजों का। बट इन एक्चुअल प्रोसेस उन्होंने एक आयुर्वेदिक व्यक्ति को प्रैक्टिस करने की परमिशन ही नहीं दी, विच इज वॉट क्रिएटेड सच अ बिग हैवॉक। कि पूरी दुनिया जो भी ट्रेडिशनली जहां से भी कनेक्टेड थी वो उसके तौर पे वो चीजों में ही एनग्रॉज रहे। जैसे इनकॉन्टिनेंस मेडिटेशन से मतलब रिजॉल्व होता है, डेफनेस फेथ हीलिंग से होती है। ये पूरी एब्सर्ड डेफिनेशन है, बट फंडामेंटली दे टॉक अबाउट दी 5 मोडालिटीज जो बाय यूएस डेफिनेशन चलती है। और ऑब्वियसली बात है कि यूएस डेफिनेशन में जो है कहीं से कहीं तक भी आत्मा और बीज मंत्र आ ही नहीं सकते। तो ये जितना भी आप प्रपंच देख रहे हैं अपने सामने, इसका हम्म। फंडामेंटल रीजन आत्मा और बीज मंत्र को अपने से दूर करना है। जी मैं मेरी बात समझा पाया? जी जी। चलिए लेट्स ब्रेक फॉर टुडे। तो होमवर्क के तौर पे निखिल जी आपने अपने चैलेंजेस, लिस्ट ऑफ गोल्स गोल्स, लिस्ट ऑफ चैलेंजेस। हाँ और तीसरा डिजायर्स, हाँ, डिजायर विशेस, लिखा है। डिजायर ना कहें, विशेस कह लें तो ज्यादा अच्छा है। विशेष मैंने लिखा है, एक सेकंड में वैसे चेक वेंकटेश जी करता ये तो आपने भी शेयर नहीं करा ना तीनों, हाँ जी सर, मैं भी ये होमवर्क लेता हूँ। है ना? और हाँ। एक आप दोनों जने अपना हूँ। अपना हॉरोस्कोप डिटेल भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी सर। वो हाँ सर, वैसे इस बार हम तो
हम लेवल हाँ 2 पे करते हैं वैसे तो वो, बट हाँ। ठीक है, बीच बीच में बात कर सकते हैं। जी 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 सर, लिस्ट ऑफ चैलेंजेस, लिस्ट ऑफ गोल्स, लिस्ट ऑफ डिजायर्स इन लाइफ। हाँ, डिजायर्स थोड़ा नेगेटिव रहता है, विशेस कह दीजिए कि ये मेरी अच्छा इच्छाएं हैं। अच्छा डिजायर थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में यूज होता है टर्म, उसको लिस्ट ऑफ विशेस कह दीजिए। अच्छा। अब बच्चे के स्कूल में नंबर्स बहुत अच्छे आना जो है, वो एक विश होती है, उसको डिजायर नहीं कहेंगे। हाँ। तो ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंस होते हैं, बट हम अपना एक, अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो हम्म, विद इन दीज 2 मंथ्स वी ट्राई टू एड्रेस मैक्सिमम ऑफ ऑल दी थ्री डोमेन्स। हाँ आपके चैलेंजेस घटने शुरू हो जाएंगे, आपके जो गोल्स हैं वो अचीव होने शुरू हो जाएंगे, हाँ। और आपकी विशेस भी अचीव होना शुरू हो जाएंगी। जी। तो विच इज व्हाट आई थिंक इज द जिस्ट, जिसको कि हम टेकअप करने के तौर पे, अब जबकि जैसे वेंकटेश जी ने ये लेवल कर रखा था, बट हम्म, बहुत सारी चीजें ऐसी आई जो इस सेशन में आई, पिछले सेशन में ये नहीं आई थी। मतलब होम्योपैथी रिलेटेड डिस्कशन हमारा लास्ट टाइम नहीं हुआ था, ये बीमारियों के ऊपर जो मैं आज बोल रहा था, ये हम्म, हमारा लास्ट टाइम डिस्कशन नहीं हुआ था। मुझे ये था कि ज्यादा कुछ नया नहीं कवर करूं, क्योंकि अनिल जी ने आना है, तो एक क्लास का फिर से वो फ्लो बनाना पड़ेगा। बट इन अ जी वे इट वाज गुड कि ये वाली रिकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो अच्छा खासा जो है वो पार्ट एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगा।